नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बता दो, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? स्वास्थ्य बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भगवान की मेहरबानी से, और आप सभी की दुआओं से सब अच्छा है एकदम से। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? ठीक ही चल रही होगी, अभी तो एग्ज़ाम टाइम है तो। देखिए आवाज़ कैसी सही आ रही है, आप खुद चेक करिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, तो आज अपन बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आपके मन मस्तिष्क के करीबन 10 प्रश्नों के जवाब मैं देने वाला हूँ। चूंकि आज संडे था और आप हमेशा कहते हैं सर लाइव आ जाओ, सर लाइव आ जाओ, तो आज लाइव हूँ और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। अगर आप लोगों को सब कुछ ठीक सही चल रहा है, सही आवाज़ आ रही है तो दिक्कत नहीं, थोड़ी बढ़ा दो, ठीक है। बहुत मैसेज आते हैं, सर थर्ड वेव आ रही है, सर थर्ड वेव आ रही है, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, सर मेरे टेस्ट सीरीज दी थी और उस टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, सर कोर्स तो मैंने 10 बार पूरा कर लिया है लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर डर बहुत लगता है, सर ध्यान बहुत भटकता है, सर लाइब्रेरी जाऊं कि नहीं जाऊं, सर नकारात्मकता से कैसे दूर हो जाए, एक सर सभी विषय पढ़ूं कि एक एक विषय पढ़ूं, सर पाठ्यक्रम तो हो गया है, अभ्यास करूं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, सर टेस्ट सीरीज में गलतियां बहुत होती है, सर वो अभ्यास पेपर आते हैं उसमें भी गलतियां बहुत है, अच्छा सर वो SI पटवारी की करूं कि रीट की करूं, अच्छा सर वो बता दो कि उसमें पर्यावरण, मैंने सर वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ी हैं तो सर उसमें मुझे गाइड देखने की ज़रूरत है कि नहीं है, अच्छा और सर गाइड साल मेरा उससे बाहर तो नहीं जाएगा ना उसमें, उससे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, अच्छा और सर रणनीति बता दो लास्ट 50 दिन की कैसे पढ़े और सर सभी विषय एक साथ पढ़ें कि मतलब एक विषय को ही लेके चलें, अच्छा और सर इतने सारे प्रश्न तो अगर जवाब मिल जाए तो खूब है, फिर एक साल और नया नया आया है, सर टॉप 10 में आने के लिए क्या करें? भैया जितने भी टॉप करते हैं ना उनको पता नहीं होता वो टॉप कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी तैयारी करता है और लास्ट में कौन टॉप करता है कौन करता है वो एग्जाम हॉल के अंदर आप कैसा करके आते हो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतने सारे सवाल आए हैं मेरे पास पिछले मैं शायद लास्ट 15-20 दिन पहले लाइव आया था तब, हाँ उसके बाद से इतने दिन सवाल आ गए। अब लास्ट सवाल ये था कि सर रणनीति बता दो, बाकी कुछ नहीं। तो अब आज इस लाइव सेशन को आप पूरा सुनना ढंग से, तो ये जितने भी मैंने अभी बोले हैं ना पहले सवाल, इन सारे सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ, एक एक जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। एक सवाल ये भी था कि सर आप
खुद कैसे मोटिवेट होते थे। उस समय तो यूट्यूब का जमाना भी नहीं था। मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब का जमाना नहीं था, इसीलिए मैं हमेशा मोटिवेट रहता था। इस यूट्यूब ने तो डीमोटिवेट किया है, सबसे बड़ी बात यही है। सबसे ज्यादा किसी ने बच्चों को डीमोटिवेट किया है आप लोगों को, तो आप लोगों को डीमोटिवेट किया है इस पूरे सोशल मीडिया, इस यूट्यूब ने। हम लोग भी आपको डीमोटिवेट ही कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बात को अपन कि आपके क्या क्या सवालात हैं और क्या क्या मेरी तरफ से क्या क्या जवाब बन सकते हैं। ठीक है, एक एक बात को अपन क्लियर करते हैं। अब सबसे पहली चीज कि जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं पहले सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के विद्यार्थी मुझे नजर आए हैं। जितने भी सवाल मेरे से करते हैं, 3 टाइप के विद्यार्थी मुझे नजर आए हैं। पहला ये कि सर अभी तैयारी अगर मैं शुरू करूं तो सर क्या मेरा पार पड़ सकता है। अब देखो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो मैं केवल सांत्वना ही दे सकता हूं, क्योंकि अभी शुरू करूं तो अभी देखो, शुरू करोगे तो कैसे पार पड़ेगा। फिर भी अगर ऐसा भी कोई विद्यार्थी है जो अभी शुरू कर रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई एक आधी गाइड लेके और सिलेबस पढ़ लो, आपके अपने हिसाब से 1-2 बार पढ़ लो, जितना होगा वो ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी 45 एक दिन रहे हैं, तो 45 एक दिन में इतना ही होगा। गाइड पढ़ लो, अभ्यास छोड़िए आप जो अभी शुरू कर रहे हैं। दूसरे ऐसे हैं जो मध्यम श्रेणी के हैं, 2-3 बार जो सिलेबस जो है वो ठीक ठाक पढ़ चुके हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि आपको रिवीजन भी करना है और साथ साथ में आपको अभ्यास भी करना है। वो कैसे करना मैं आगे बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे विद्यार्थी आउटस्टैंडिंग सिलेबस कर चुके हैं, जो कोई भी टेस्ट सीरीज में भी 115-20 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, उनको भी रिवीजन करना है और उनको भी आपके अभ्यास करना है। ये 2 चीजें हैं और इनको तो केवल पाठ्यक्रम ही पूरा करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम ही करना है आपको। तो अब मुझे यूं लगता है कि आप जितने भी आज लाइव सुन रहे हो, ये मोस्टली सारे के सारे मध्यम और इस कैटेगरी में है। अधिकांश इसमें है मध्यम में, और कुछ विद्यार्थी जो है वो आउटस्टैंडिंग भी है। ठीक है, तो आप पूरी चीजें सुनना, मैं बता रहा हूं, आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, बस ध्यान से समझते जाना। अभी सबसे पहला पॉइंट कि रिवीजन अब कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं रिवीजन को कैसे किया जाए, ताकि आप अपने मामले में बिल्कुल क्लियर हो सको। तो देखो विद्यार्थियों, अब रिवीजन का मतलब ये है कि आप पूरे दिन में यूँ करिए, मैं पहले ही आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, वापस आज फिर बताने जा रहा हूँ कि आप अपना जो प्रातःकालीन समय होता है वो आप मनोविज्ञान को दो प्लस शिक्षण विधियों को दो। ये बहुत बेहतरीन समय होता है। ठीक है, इस समय क्या करना है आपको, इस समय आपने अभी तक जो किताबें पढ़ी है, कोई किताब नई ना लाए, और जो किताबें पढ़ी हैं, जो नोट्स बनाए हैं आपने, उन्हीं चीज़ों को वापस बार बार रिवीजन करें। पहले पार्ट से स्टार्ट किया है तो लास्ट पार्ट तक आए, वापस उसको पहले पार्ट से स्टार्ट करें और लास्ट पार्ट से आए। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप फर्स्ट से लास्ट तक जाइए और कोशिश विद्यार्थियों ये कीजिए कि प्रातः काल में ये दोनों करोगे तो विधियों में फिर आपके लैंग्वेज की विधियां भी आएगी, सोशल साइंस की भी आएगी, सारी आएगी। फिर आपका जब दिन का समय शुरू होगा तो दिन के अंदर आप 2-3-4 घंटे जो भी पढ़ते हो वो अब आप अपना विषय पढ़ लो। विषय का मतलब क्या हुआ, जैसे सामाजिक वाले हैं तो अपनी SST पढ़ लो, अगर आप साइंस के हैं तो अपना साइंस का विषय पढ़ लो, अगर आप पर्यावरण के हैं L1 के हैं तो मैथमेटिक्स और पर्यावरण को देख लो, ये कर लो। और रात का समय जब आएगा, रात को आप 2-3 घंटे जो भी दो, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रात के समय, ये दिन पूरा तो आपको ये चीज़ें करनी है। जब शाम होगी, जैसे मान लो कि भाई अच्छा 7-8 बजे खाना वाना खा के 8-9 बजे फ्री हो गए, कोई बात नहीं, पढ़ भी रहे हो तो अब इस समय क्या करना है, रात को आपको अभ्यास करना है, टेस्ट का अभ्यास करना है। किसको, जिसकी भी मध्यम प्रकार की तैयारी है। मध्यम प्रकार की तैयारी का मतलब ये जिसने 2-3 बार कोर्स पढ़ा है। और आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, जिसने कम से कम 5-7 बार कोर्स पढ़ लिया हो, 5-7 बार ढंग से कोर्स कर लिया हो, उसको अपन आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम अभ्यास करना, अभ्यास में आपको क्या करना, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देता हूँ। अभ्यास में आप ये करना कि आप 2-3 या 4 जो भी मार्केट में अभ्यास पेपर मिलते हैं वो लेके आओ। ठीक है,
जितने भी मिल रहे हैं 3-4 लेके आ जाओ। हर अभ्यास पेपर में 10 एक सवाल होते हैं, वो सारे लेके आ जाओ। वो पेपर लाके उसके बाद में 2 दिन में एक बार या प्रतिदिन एक पेपर आप जो है वो सॉल्व करो। एक पेपर डेली सॉल्व करो, या आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो 2 दिन में एक पेपर सॉल्व कर लो। करना क्या, जैसे मान लो आपके पास ये किताब है, पेपर पूरा पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर लो ढंग से, वो टाइमिंग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व कर लो आप, ठीक है। करने के बाद फिर पूरे उत्तर चेक करो। फिर उत्तर चेक करने के बाद आपको लगा कि मेरे इसमें 30 प्रश्न जो है वो गलत हुए हैं, या 10 प्रश्न नहीं आ रहे थे, तो नहीं आ रहे थे और गलत हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा वापस एक बार देख लो। और अपने नोट्स वगैरह कहीं बनाए हुए हैं तो उसमें फिर आपको क्या करना है, उसमें जैसे कोई प्रश्न कन्फ्यूजन में गलत हुआ है तो ऐसे पर देख के और एक ऐसी कॉपी बना दो, उसमें सारे पार्ट्स के नाम लिख लो, संस्कृत हिंदी वगैरह, और जो ऐसे सवाल है जो आपको कन्फ्यूजन हुए हैं या कभी नहीं सुने वो उस कॉपी में लिख लो। हिंदी वाले भाग में हिंदी का लिख लो, संस्कृत वाले भाग में संस्कृत का लिख लो, ठीक है। लैंग्वेज गायब नहीं हुई है, देखो विषय हो जाएगा और मनोविज्ञान विधियां हो ही जाएगी। विषय के साथ साथ में जो भाषा का भाग है, इस भाषा के भाग को आप जो है वो दिन में कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, रात में। अगर आपका बहुत अच्छा सिलेबस हो रखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भाषा को भी आप मॉर्निंग में और बीच में कहीं न कहीं सेट कर सकते हो, क्योंकि भाषा में आपके विधियां तो मॉर्निंग में हो रही है, तो 15 और 15 30% वो मतलब 50% विधियां हो गई, ठीक है। फिर बचा क्या, ग्रामर बची। इस ग्रामर को आप अगर यूं कहिए कि एक दिन पेपर लगा लो, एक दिन ग्रामर देख लो, एक दिन पेपर कर लो, एक दिन ग्रामर देख लो, मतलब ये हुआ कि जो 30 दिन होता है, 30 दिन में आप 15 पेपर लगा सकते हो और 15 दिन ग्रामर पढ़ सकते हो। तो रात के समय आप ऐसे भी कर सकते हो, वो तो आपकी सुविधा के अनुसार है, ठीक है। तो एक पेपर सॉल्व कर दो 2 दिन के अंदर, ठीक है। एक पेपर कर लो और एक दिन पेपर करो, एक दिन भाषा की लैंग्वेज पढ़ लो, इस प्रकार से आप किया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखिए, अब 30 प्रश्न जैसे आपने कुछ गलत वलत किए तो उसका रजिस्टर बना दो, उसमें वो प्रश्न नोट कर लो। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करोगे तो क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हर दिन पूरा सिलेबस आपका रिवीजन होगा, पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप अभ्यास प्रश्न पत्र लाओगे तो अभ्यास प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट सिलेबस होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि पूरा सिलेबस आप रिवीजन करते रहोगे, साथ में ये रिवीजन भी चलता रहेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो आपको एक्यूरेसी पता चलेगी, प्रश्नों कहाँ प्रश्न का नेचर आता है वो पता चलेगा। तो ये चीजें करते रहो साथ साथ में। अच्छा, इस अभ्यास प्रश्नों में कोई गलती रही है तो आप अपने ज्ञान से गलती सुधार दो। अगर कोई गलती है तो ज्ञान से आप उस गलती को सुधार सकते हो। तो अभ्यास पेपर करने से अब बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको कम से कम 2 दिन में एक बार अभ्यास पेपर जरूर निकालना, और एक दिन पेपर निकाल दो और एक बार आप उसको आप भाषा की ग्रामर जो है वो एक प्रकार से देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और आती है, अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर अभ्यास इस प्रकार से पेपर से करें या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का मामला मैं बता देता हूँ। देखो टेस्ट सीरीज में कुछ यूं है, पहली चीज ये कि जो भी टेस्ट सीरीज कोचिंग सेंटर्स लेते हैं, जितने भी लेते हैं, हर कोचिंग सेंटर, वो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि टीचर अपने हिसाब से प्रश्न पत्र बनाता है। तो वो लेवल हमेशा जनरली यही रहता है कि रीड की लेवल से काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उससे क्या होता है कि कुछ बच्चे जो मेंटली कमज़ोर होते हैं वो डर जाते हैं, उनका मॉरल डाउन हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, टेस्ट सीरीज में पिछड़ रहे हो, तो आप मेरा ये मानिए कि अगर आप ये काम करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे को टेस्ट सीरीज का स्कोर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेस्ट में कितना भी स्कोर हो रहा है, तो आप है वो एक रविवार को कोई भी टेस्ट कहीं से भी दे सकते हो। और अगर उस टेस्ट पेपर में कोई गलती निकलती है तो आप अपने हिसाब से भी उसका संशोधन कर सकते हो, क्योंकि आप जो है तो देखो, अगर टेस्ट सीरीज में आपको कम नंबर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं उससे डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें छोड़ने से बहुत ज़्यादा फायदा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। देखो, टेस्ट सीरीज कोई ज़रूरी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज आउट ऑफ कंटेक्स्ट है और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप जो है उसको हटा दो और उसके स्थान पे ये चलने दो। ये बेस्ट है, ज़्यादा टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप फिर भी लगता है, अच्छा आपके मन में अगर ये आ रहा है कि बिना टेस्ट सीरीज मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये गलत है। ज़रूरी नहीं है टेस्ट सीरीज देने वालों का ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो टेस्ट नहीं देता उसका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन करने के लिए भरपूर अभ्यास चाहिए, भरपूर रिवीजन चाहिए। अगर आप ये अभ्यास कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई एक टेस्ट मैं दे देता हूँ, बैठा हूँ फ्री, तो आप दे दिया करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, मेरा मोरल डाउन हो रहा है, तो छोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आपका मोरल डाउन हो रहा है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं
ठीक ठाक चल रहा है तो एक पेपर है वो देते रहिए। तो ये तो होगी बात इस रिवीजन की। अब इस टेस्ट से जैसे आपने 2 से 3 बार सिलेबस कर लिया, अब 100 नंबर आ गए, अब 100 नंबर आ गए, आप डर गए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भले 100 नंबर आए, 105 आए, आरपीएससी का लेवल बिल्कुल अलग होता है, आपका लेवल यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। रिवीजन में क्या करना है मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, फिर अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहली चीज़ ये, मॉर्निंग में आप मनोविज्ञान देख लो, विधियाँ देख लो, किताबें नोट्स वगैरह वही पढ़ना। इवनिंग दिन में क्या करना है, आपको विषय पढ़ना है अपना, और रात में क्या करना है, एक दिन अभ्यास करना है। और कम से कम आप ये मान के चलिए कि 7 दिन में कम से कम 3 पेपर तो निकाल लो। और जो बीच में दिन बचते हैं उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन आप है वो भाषा की जो व्याकरण है वो आप अच्छी तरीके से देख लो। अब बात अभ्यास की आती है, रात को अभ्यास करना है, कैसे करोगे? तो अभ्यास में आप टेस्ट पेपर भी ला के कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अगर टेस्ट पेपर से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और कुछ गलत है तो उसको आप छोड़ दो। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं बैठ रहा है या मोरल डाउन हो रहा है या टेस्ट सीरीज कंटेक्स्ट में नहीं है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, तो अभ्यास को आप इस प्रकार से कर लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी का ये टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। अभी 45 दिन बचे हुए, तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि कम से कम आप इन 45 दिनों में, देखो लास्ट 10 दिन तो आप बिल्कुल छोड़ देना। मतलब जैसे 26 सितंबर को एग्ज़ाम है तो आप 15 सितंबर के तक कम से कम 1 या 2 बार सिलेबस पूरा कर लेना, 15 सितंबर तक। तो 15 सितंबर तक कोशिश करना कि कम से कम 1 या 2 बार सिलेबस पूरा हो जाए। फिर 15 से 26 के बीच में एक बार पूरा नज़र से सब्जेक्ट को सिलेबस को घुमाना है। तो इस प्रकार 3 बार सिलेबस हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान अगर आपको लगता है कि भाई सिलेबस नहीं हो पा रहा 15 दिन में, तो कोई बात नहीं, आप 15 सितंबर तक एक बार तो कर ही सकते हो। और उसके बाद फिर आप जब लास्ट 10 दिन बचेंगे तो आप एक बार और बढ़िया तरीके से सिलेबस पढ़ लेना। तो इस रणनीति से चलोगे तो निश्चित रूप से आप 2 या 3 बार सिलेबस अच्छी तरीके से कर पाओगे। एक तो बात ये हो गई। अब बात ये होगी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है। दूसरा सवाल ये था, तो ज्वाइन तो आप सभी के की हुई है, देना है कि नहीं देना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये अभ्यास इस प्रकार से करते हो तो टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये अभ्यास नहीं करते हो तो एक टेस्ट सीरीज कोई भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। पहली चीज़ ये बात है। तो टेस्ट सीरीज क्या करना है। अच्छा, अब अगला प्रश्न भी ये भी है, अभ्यास कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अभ्यास करने के लिए आपको 3-4 पेपर लेके आ जाओ, 2-3 दिन में एक पेपर निकालते रहो, और उसके अंदर जो भी कोई गलतियां होती है तो पता करो गलती क्यों हुई, उसको आप थोड़ा सा ढंग से देखो। मॉडल पेपर कौन सा लाए, कोई भी लेके आ जाओ। मॉडल पेपर कोई भी, मार्केट में सिकवाल मिलता सिकवाल, दक्ष मिलता तो दक्ष, लक्ष्य से मिलता तो लक्ष्य से, 3-4 मॉडल पेपर कोई भी ले लो। मैंने कोई मॉडल पेपर नहीं देखा है। मॉडल पेपर का सवाल परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन मॉडल पेपर से हमें आइडिया हो जाता है कि सवाल कैसे बनते हैं, और हमें एक प्रकार से थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें करें। अब बात आती है अगले प्रश्न की कि सर याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। अब ये याद नहीं हो रहा है, ऐसा क्या रीज़न है? देखो, सबसे पहली चीज़, याद नहीं होना ये क्यों मन में आता है, ये इसलिए आता है कि अगर हम पढ़ते ही जाएंगे बस, और पढ़ते जाते हैं तो बोलते जाओ बस, पढ़ते जाओ, हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, हमने कभी भी प्रयास ही नहीं किया कि आंख बंद करके, किताब बंद करके चीज़ों को सोचा जाए। अगर आप चीज़ों को केवल पढ़ते जाओगे, बस किताब खोल के पढ़ते जाओगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हो, तो ऐसी स्थिति में याद नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है कम से कम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मान लो कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसे आप अधिगम पढ़ रहे हो, तो आप कम से कम आप आराम से बैठिए शांत चित्त होके, फिर अधिगम के बारे में इमेजिनेशन करिएगा। अधिगम है क्या, इसमें विशेषताएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप एक प्रकार से छोड़ दो, मतलब किताब छोड़ के साइड में थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिए उसके ऊपर, जैसे अपन मनन कहते हैं। तो पढ़ते पढ़ते साथ में विद्यार्थियों मनन किया करो थोड़ा सा, क्योंकि लाइन लाइन पढ़ते जाओगे ना तो ये वो गधा पढ़ाई होती है, इसमें फिर याद कुछ भी नहीं होता है। इससे बेहतर क्या होता है कि पढ़ते वक्त थोड़ा सा मनन भी कीजिए। जो भी चैप्टर पढ़ा है, जैसे आपने आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट एक चैप्टर पढ़ लिया, 50 मिनट के बाद 5 मिनट उसका थोड़ा मनन कीजिए कि भाई मैंने क्या पढ़ा है अभी। अगर आप मनन कर पा रहे हो तो दिक्कत नहीं है। एक तो ये थोड़ा सा ये अभी 40-45 दिन है, एक बार सिलेबस पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा मनन करते करते पढ़ो तो चीज़ें अपने आप याद होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मेरा सिलेबस अब पूर्ण है। आप कभी भी अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं होंगे।
देखो पहली रैंक भी आती है ना, तब भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता वो अपनी तैयारी से। कभी कितनी भी तैयारी कर लेना आप, भले आप, मैं कह रहा हूँ 10 साल तैयारी कर लेना, लेकिन परीक्षा का जब जब नजदीक समय आता जाएगा, तब तक एक ह्यूमन स्वभाव है, नेचर है हमारा, हम लास्ट तक जाते जाते एक प्रकार से यहाँ वो अपना डाल देते हैं कि वो अब मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है। तो ये चीज़ें सभी के साथ होती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये रहेगी। और ये परीक्षा के अंदर जब आप 26 सितंबर को सुबह सुबह और घुसोगे, तब आपके स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तक रहेगी, उसके बाद में इस समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी को फॉलो करते जाओ, पढ़ते जाओ, मनन करते जाओ, ये मत सोचो कि आपको कितना याद है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है पूरे भारत के अंदर जो आपके ये कह सके कि मेरी तैयारी पूरी है। भले उसको, अच्छा, परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके 140 नंबर आएंगे, वो व्यक्ति भी आज ये नहीं कह पाएगा कि मैं मेरी तैयारी से संतुष्ट हूँ। ठीक है, व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है, व्यक्ति को हमेशा यही लगता रहता है कि मेरी को और पढ़ना चाहिए, मुझे और पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये चीज़ें दिमाग में रहती है। ये हमारे साथ भी होता था। मैं फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने गया तो मुझे लगा कि कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन देख के आया तो राजस्थान में 13वीं रैंक आई। कॉलेज लेक्चर का एग्जाम देने गया, मुझे लगा मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, राजस्थान में 33वीं रैंक आई। सेकंड ग्रेड का देने गया, मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं आ रहा, और सच में मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं आ रहा है, और लेकिन वापस वहां अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। हर जगह ये हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है। तो आप ये ना समझे कि आपके साथ नया है, आप कितनी भी तैयारी करोगे ये फीलिंग्स तो रहेगी। बस इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है बस पढ़ते जाओ, मनन करते जाओ, और जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे विद्यार्थियों, उस समय मेरी बात आप याद करना कि प्रश्न के उत्तर निकलने शुरू होंगे। बस देखते ही आपके दिमाग में आएगा इसका उत्तर ये है। तो मैं आपको परीक्षा से 2-4 दिन पहले बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं बढ़िया सोल्व करने का तरीका जो है वो बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको डरना नहीं, आपको बहुत कुछ आ रहा है, बस आप उन चीज़ों तक पहुंच नहीं पा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कितना आ रहा है, ये पता चलेगा परीक्षा के अंदर। ठीक है, इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको एग्जैक्टली बस पढ़ते जाओ, मनन करते जाओ, और बाकी क्या लिखा है वो सब ईश्वर पर छोड़ दो, क्या होने वाला। आप तो अपना 100% दो, हर दिन लगना चाहिए कि बस आज दिन पूरा इतनी मेहनत करिए कि रात तक आते आते थक के सो जाए। मेरे साथ होता है कई बार, पढ़ते 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 थकावट भी महसूस नहीं होती है, और ऐसे लगता है जैसे कोई, मतलब मैं कितना बैठा हूँ फिर भी पता नहीं चलता है कि 4-5 घंटे बैठ गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ते जाइए, बस ये मत सोचिए कितना याद हुआ, ये ह्यूमन नेचर है, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, तो याद नहीं होता, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात ये आती है कि याद नहीं होता, तो मैंने आपको कह दिया किसी को नहीं होता है, परीक्षा के 10 मिनट पहले तक ये रहेगा, उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप सही हो जाएगी। मेरी बात याद रखना, मैं आज ही आपको कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी 3-4 बार सिलेबस ढंग से कर लिया और परीक्षा हॉल में जाके प्रॉपर काम कर लिया, तो देख लेना, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है आराम से चयन ले लोगे। ठीक है, तो आपको ये सोच के अपना मोरल डाउन नहीं करना है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से याद है, और याद है तभी तो टेस्ट सीरीज में कुछ नंबर तो आ रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज में 90 नंबर भी आ रहे हैं, 90 सवाल कैसे सही हुए? जब आपको कुछ भी याद नहीं है तो 90 सवाल हुए कहाँ से? इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये आज राजस्थान में जो रीट में टॉप करेगा ना, पहली रैंक वाला बच्चा, उस बच्चे को भी पेपर होने के बाद आप पूछना, तो वो भी यही कहेगा कि यार तैयारी में मुझे यही लग रहा था कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में वो टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो मतलब एक प्रकार से ये कह सके कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, और भले आप कैसी नंबर आए टेस्ट सीरीज में, भले 90 नंबर आए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है, मेरे कोचिंग सेंटर के अंदर एक बैच चला था, उसमें कुछ बच्चे टॉप करते थे रीड के अंदर, वो टेस्ट सीरीज में, और पेपर में फेल हो गए वहाँ पे मेन पेपर में। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो लास्ट में छुप के निकलते थे, जिनको मेरे सामने आने से भी डर लगता था कि नंबर टेस्ट सीरीज में 30% नंबर आए, सर को किस मुंह से सामने जाए। वो बच्चे लास्ट में सिलेक्शन हुए और स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आपको याद नहीं होता, ये समस्या छोड़िए, बस ये चीज़ करते जाइए। और मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, कॉपी पे नोट कर लेना कि आपको बहुत याद है, बस आपको अपनी शक्तियों पे एहसास नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप कितने ताकतवर हैं। ठीक है ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पता नहीं कि हमें कितना याद है, बस हम तो किसी को देख के तुलना कर लेते हैं कि इसको इतना याद है, मुझे क्यों नहीं याद है। तो ऐसे नहीं करिए
आपको बहुत कुछ याद है, ठीक है। याद नहीं होता ना तो और 2-3 बार पढ़ने के बाद चीज़ें याद होती है और निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में आपके अवचेतन मन से प्रश्नों के उत्तर आने शुरू हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी कई बार होता था और पहले भी होता आया है, ठीक है। अब बात ये आती है कि नकारात्मक विचारों से वगैरह से कैसे दूर रहें। बहुत सारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। सर इसको कैसे दूर करें, ये बहुत सवाल बनता है। देखो, नेगेटिव विचार आना इसका मतलब साफ है कि आप जो है 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो परिणाम के बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं परिणाम क्या होगा। जिस दिन आपने परिणाम के बारे में सोच लिया उस दिन आप डरना शुरू हो जाओगे। इसलिए परिणाम इस बात पे तय होता है कि आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। आपकी सोचने से परिणाम नहीं बदलेगा, आपकी मेहनत से परिणाम बदलेगा। 45 दिन शेष है, परिणाम बदलिए जो भी रहना है, ठीक है। बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपनी श्रद्धा पे छोड़ दीजिए और आप अपना 100% देते जाइए। मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति लड़कर हारता है ना, उसे हारने का दुख भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कह देगा भी मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी थी। और जो व्यक्ति बिना लड़े हारता है या बिना लड़े गेम से पहली बार हो जाता है, उसको जिंदगी भर वो मरता है अंदर से कि काश मैं लड़ता, क्या पता मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। इसलिए आपको लड़ना है, आपको अपना 100% देना है, आपकी अपनी प्लानिंग के अनुसार डेली चलना है और बढ़िया तरीके से जो मैंने प्लानिंग पीछे बताई इसके अनुसार चलना है। बाकी कितने नंबर आएंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना, मेरी तैयारी कितनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर कभी भी आपको सोचना नहीं है। परिणाम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप परिणाम के बारे में सोचोगे आप पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परिणाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं है रिवीजन करने का। जो पढ़ा है वो आप उसको वापस पढ़ो, यही रिवीजन होता है। जो अंडरलाइन करिए उन चीज़ों को वापस नोट करो। जो जब पढ़ा है उस समय अंडरलाइन की थी या साइडों में कुछ लिखे थे, उन चीज़ों को वापस पढ़ते जाओ। यही बेस्ट तरीका है और कोई बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात तो होगी नकारात्मकता का पहला कारण। नकारात्मकता दूसरा कारण होता है अनियमितता। अगर आपकी पढ़ाई में कोई खलल पड़ा है, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे थे, बीच में 1 दिन का डिस्टर्ब हो गया, 2 दिन का डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब होते आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे, आपका मन खराब हो जाएगा, आपका मन लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, और दिमाग पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अनियमितता नहीं रखें। कोशिश पूरी करें कि अनियमितता नहीं, भले दिन में 4 घंटे पढ़ाई हो, लेकिन होनी ज़रूरी है। जिस दिन पढ़ाई टूट गई उस दिन आप समझना कि 3 दिन खराब हो जाएंगे, माथा खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, वापस ले नहीं आ पाएगी। तीसरी समस्या कहाँ आती है? तुलना। आप किसी से भी तुलना करोगे आप दुखी हो जाओगे। चाहे आप किसी लाइब्रेरी में बैठे और पास वाले के पास अलग किताब देख ली, आप दुखी हो जाओगे। आप एक प्रकार से किसी दूसरे विद्यार्थी से तुलना करोगे कि यार उसके तो 120 नंबर आ रहे, मेरे तो 80 नंबर ही आए, आप दुखी हो जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस बिगड़नी शुरू हो जाएगी। 120 वाले का सिलेक्शन हुए गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो आप किसी से भी अपनी सामग्री और खुद की तुलना कभी नहीं करें। क्यों? क्योंकि तुलना हमें कभी नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ हमारा काम करना है। परीक्षा हॉल में आपके साथ आप अकेले होंगे, कोई आपके साथ में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप इन 3 चीज़ों से बचें। और इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है अपने आप को सोशल कट कर दो। सोशल कट का क्या मतलब है? दोस्तों से दूरी बना लो। लाइब्रेरी जाते हो, किताब ली, पढ़ा, घर निकल जाओ, फोन बंद कर दो, फोन ऑफ कर दो, सिम डीएक्टिवेट कर दो और 1-2 महीने तक ये चीज़ें करिए आप। अगर आप सोशल कट नहीं हुए, लोगों से जुड़े रहोगे, गप्पे ठोकोगे, तो स्थिति पता है क्या होगी? स्थिति आपकी ये हो जाएगी कि आप इन चीज़ों में फंस जाओगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। 20 लाख विद्यार्थी है और 33,000 लेने हैं, तो आप देखिए इसमें से मैं आपको आज ही कह रहा हूँ कि लाखों विद्यार्थी होंगे इस भंवर में फंसे हुए। इसलिए आप जो है ये चीज़ें दूर हो जाइए, सोशल कट हो जाइए, फ़ोन ऑफ, और सिर्फ मेहनत। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। नीरज चोपड़ा ने क्या कहा? नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, 4 दिन पहले तक बहुत कम विद्यार्थी जानते थे। उसने कहा कि पिछले 1 साल से मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया है, मम्मी से बात करनी होती थी तो मैं कोच का फ़ोन लेता था। अब आप समझ सकते हो, जिस बंदे ने 1 वर्ष तक फ़ोन यूज़ नहीं किया वही गोल्ड मेडल लेके आता है।
तो आप समझ सकते हो कि जब 1 साल उसने फ़ोन यूज़ नहीं किया तो क्या उसकी पहचान कम हो गई? आज भाई साहब पूरा भारत जानता है उसको। आप फ़ोन इसलिए बंद नहीं करते, आपको पता है क्या लगता है? आपको लगता है कि मैं दुनिया से पीछे रह जाऊंगा, फ़ोन अगर मैंने यूज़ नहीं किया तो मेरी तैयारी जो है वो कम हो जाएगी, दुनिया मेरे से आगे चली जाएगी, लोग मेरे को पहचानना भूल जाएंगे, लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। अरे ये लोग कोई किसी का नहीं है। फेल हो जाओगे तो सबसे पहले यही लोग जो है, यही सबसे पहले आपके ऊपर प्रहार करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो है ये सोशल कट हो जाइए। आपकी पहचान पर, आपकी तैयारी पर पॉजिटिव फर्क पड़ेंगे, नेगेटिव नहीं पड़ेंगे। मेरे से आप लिखवा के ले लो, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि आप सोशल कट होने से आपकी तैयारी बढ़ेगी, खराब नहीं होगी। और करते हो तो बिल्कुल लिमिटेड यूज़ करो। आप क्या करते हो? मैं देखता हूँ बच्चों को, लाइब्रेरी से बाहर जाएंगे, आधा घंटा गप ठोकेंगे एक दूसरे से, सबसे इतने हो रहे हैं, उसके इतने हो रहे हैं, उसने वो किताब पढ़ी है, मैंने वो पढ़ी है। ये चीज़ें आपको कभी कंसंट्रेशन नहीं होने देगी, एकाग्रता नहीं होने देगी। बच्ची कह रही सर फ़ोन नहीं छूटता, कोई बात नहीं, नहीं छूटता, पोस्ट छूट जाएगी। 33,000 ही तो है, फ़ोन नहीं छूटता है तो कोई बात नहीं, पोस्ट छूट जाएगी। सरकार को आपसे योग्य अभ्यर्थी मिलेगा, वो उसी को लेंगे। आप जिनके सामने होशियार बने हुए हो वो ठोठ है। आप तब तक होशियार है जब तक सामने वाला ठोठ है। जब सामने वाला होशियार मिल जाएगा आप उसी समय ठोठ हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं आप खुद को एक प्रकार से इससे दूर रखें। ये दिखावे जितने भी हैं, ये दिखावे ना करें। ये दिखावे आपको नेगेटिव चीज़ों की ओर धकेलते हैं और आप जो है वो फेल होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक आप अपनी किताबों में खोए रहें और सिर्फ इसी में रहे, थक जाते तो नींद ले लो। लेकिन ये फालतू की जो गॉसिप्स होती है ना, गप्पें जैसे अपन बोल रहे हैं, ये गप्पें आपको फेल करेगी। ये गप्पें आप 26 सितंबर की शाम को खूब लगाना, लेकिन अभी तक आप जो है ये काम करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नेगेटिव थिंग्स से कैसे बचें? अगला बिंदु आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अभी MCQs करें कि थियरी करें, ठीक है। मतलब जो MCQs है और कंसेप्ट पढ़ें, क्या पढ़ें मतलब। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि रात को जब आप पढ़ाई वाला मामला पूरा हो जाता है तब आप MCQs करें, रात को अभ्यास करें और दिन पूरा कंसेप्ट पढ़ें। ये दोनों साथ में लेके का चलने का समय है। अच्छा, अभी एक विषय पढ़ने की गलती ना करें, क्योंकि एक विषय पढ़ोगे, रीड जैसे पोर्शन में 10-10 विषय है और अगर एक ही विषय पढ़ के चलोगे तो कई सारे विषय छूट जाएंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है सारे विषय अभी एक साथ लेके चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि हमें डर लग रहा है। क्या लग रहा है? डर लग रहा है सर, परीक्षा से डर लग रहा है। डर लग नहीं रहा है, आपको डराया जा रहा है, ठीक है। सब चीज बड़ी चीज देखिए, आपको डर नहीं लग रहा है, आपको डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है ये आप समझ रहे होंगे। इतनी चीजें कठिन है नहीं जितनी आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। इससे क्या होता है कि आप जो है वो एक प्रकार से उन की चीज़ों को, प्रोडक्ट को ले सको। कई बार 2 टीचर्स की प्रतिस्पर्धा में स्टूडेंट मारा जाता है। एक टीचर्स ने हार्ड सवाल दे दिया तो दूसरा उससे भी हार्ड देता है। इससे क्या होता है, इससे एक प्रकार से स्टूडेंट टेंशन में आ जाता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि 12वीं से ज़्यादा एक भी सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम सवाल 10वीं तक की आएंगी। फिर आप बड़ी बड़ी गाइड्स लेके क्यों बैठे हो? बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठने का कोई मतलब नहीं है। अभी अभ्यास का समय, बड़ी गाइडों में मत फंसिए आप। तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरी नहीं। ये डर बैठाया जाता है आपके अंदर, ताकि देखो क्या होता है, मैं आपको मेरी तरफ खींचूंगा तो खींचने के लिए मुझे आपको डराना पड़ेगा, तब आप भयभीत होकर मेरे पास आओगे, ठीक है ना। तो दरअसल यूट्यूबर्स वगैरह इन सारे लोगों ने क्या किया है, ये डराने का एक प्रकार से खेल खेला है ताकि आप लोग जो है उनसे जुड़े रहो। इसलिए कह रहा हूँ कि आप डरे नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और जो कोई डरा रहा है, आपको लग रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन सब से दूर हो जाए। शांति से मेहनत करोगे, 120, 15, 20 नंबर लाओगे, आराम से नौकरी लग जाएगी, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जैसी तैयारी है उस तैयारी को जारी रखिए,
देखो लड़ रहे हैं, योद्धा की तरह लड़िए, डर गए वो मर गए। तो जो तैयारी है उसको जारी रखिए, पहली चीज। दूसरी बात, हम क्यों डरते हैं? हम हमारा स्कोर देख के डर जाते हैं टेस्ट सीरीज में। छोड़ दो टेस्ट सीरीज अगर स्कोर खराब है तो। इसके अलावा हम क्यों डरते हैं? हम किसी और के अंक देख के डर जाते हैं। दूर हो जाओ उससे, क्यों पूछते हो तेरे कितने अंक हैं, दूर हो जाओ उससे। हम क्यों डरते हैं? हम कोई कठिन प्रश्न देख के डरते हैं, हार्ड प्रश्न यूट्यूब के अंदर आ जाते हैं, कई बार टेलीग्राम पे आ जाते हैं, ये देख के डर जाते हैं। क्यों फालतू ऐसे प्रश्नों में घुसते हो? ऐसे प्रश्न कभी परीक्षाओं में नहीं आते, ये सिर्फ डराने के लिए बताए जाते हैं। आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हार्ड प्रश्न देख के डरे नहीं। ये प्रश्न कई बार ऐसे आते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता कहां से आया। ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे एक ही टारगेट होता है कि हार्ड प्रश्न देंगे तभी। अच्छा, अगर मेरे को कोई कहेगा कि कोई सवाल पूछो, मैं तो वही सवाल पूछूंगा जो मुझे नहीं आ रहा है। और होता क्या है? होता यही है कि मैं कठिन से कठिन दूंगा, आप डर जाओगे। बेहतर है ऐसे प्रश्नों से, ऐसे ग्रुप से दूर हो जाइए। आपको अगर सफल होना है तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ ये भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही है और उसकी वजह से परीक्षा नहीं होगी। बताओ अब इनका क्या करोगे आप पूछते क्यों थर्ड वेव का? कुछ बच्चे कहे सर थर्ड वेव कब आएगी? आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे आप उसका इंतजार कर रहे हो। देखो कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 100% परीक्षा होके रहेगी। यहाँ तक कि हमें ऑर्डर आ गए हैं, हमने सेंटर तय कर रहे हैं, हम CCTVs के ऑर्डर आ गए हैं, सारी चीज़ें हो रखी है, और आप कह रहे हो कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, आप लिख लो आपकी कॉपी के ऊपर कि जो अब तैयारी कर रहा है 2022 में नियुक्तियाँ होगी। मैं आज ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बात कितनी सच होती है हमेशा, और 2022 में वो पोस्टिंग लेके जाएगा जो अभी रात रात जग रहा है। एक और चीज़ ध्यान रखना, जब आप सो रहे होते हैं उस समय कोई न कोई जग रहा होता है। जब आप गप्पे ठोक रहे होते हैं उस समय कोई पढ़ रहा होता है। जब आप मज़े कर रहे होते हैं उस समय कोई तप रहा होता है। जब आप खुद से दिखावे कर रहे होते हैं, खुद से झूठ बोल रहे होते हैं, परिवार के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, उस समय कोई ईमानदारी से मेहनत कर रहा होता है। ऐसे विद्यार्थी सिलेक्शन होते हैं। और ये बातें कौन फैलाता है? ये वो लोग फैलाते हैं जो खुद की तैयारी होती नहीं, मार्केट में माहौल बना देते हैं। तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ टाइम पे है, और इन चीज़ों में ना आए आप। ये चीज़ें आपको पीछे ले जाएगी। एक क्षण के लिए सोचिए, एग्ज़ाम टाइम पे हो गया तो क्या करोगे? और हो गई टाइम पे वैसे। इसलिए इन सारी चीज़ों से हटिए और अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए ताकि ये चीज़ की जा सके। अदरवाइज़ वही बात है कि ये हो गया वो हो गया। तो कम से कम आप थर्ड वेव ना करें और 2022 पे ध्यान रखें, पोस्टिंग होगी। और क्या देता हूँ आपको। और एक चीज़ और, जहाँ हम बैठ जाते हैं ना, जहाँ हम बैठ जाते हैं उसके अगले मोड़ पर ही सफलता होती है। कई विद्यार्थी ऐसे मैंने सुने हैं जो ये कहते हैं कि यार लास्ट में 10-15 दिन तैयारी खराब हो गई। और सफलता विद्यार्थियों उसी इंसान को मिलती है जो अंतिम क्षणों तक लड़ता है, खुद से लड़ता है, वो ही सफल होता है। ऐसे आधी अधूरी छलांग लगाने वाली, पढ़ाई दिखावे करने वाले फेल ही होते हैं। इसलिए आप परीक्षा को अंतिम समय तक उसकी ऊपर पूरा ध्यान दें, मज़ा तभी आएगा। और आप अभी अगर बैठ गए तो सफलता अगले मोड़ पे कोई और वहाँ पहुँच जाएगा। ये रेस है, और इस रेस में जो लास्ट तक दौड़ेगा वही जीतेगा। कुछ थर्ड वेव का सोच के बैठ जाएंगे, कुछ पता नहीं कहाँ सोच के बैठ जाएंगे। तो इस तरह से सोचने से न केवल आपका आत्मविश्वास खराब होगा, आपका मोटिवेशन भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम इन चीज़ों से आप दूर रहें। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को, और मिलते हैं आगे वापस। जब परीक्षा के 10 दिन पहले या 10-15 दिन पहले मैं एक बार फिर आऊँगा मोटिवेशन के लिए, और उस समय अपन फिर बात करेंगे। तब तक आप सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखना। सोशली कट होके किसी लाइब्रेरी के कोने में या अपने रूम के कोने में अपने आप को तपाओ, मेहनत करो, पूरा दिन रिवीजन करो, अभ्यास करो रात को, और एक एक चीज़ को जो है वो सुलझाओ। आप कल के बारे में मत सोचो, आज क्या करना है उसके बारे में सोचो।
रात को सोते वक्त कल का टारगेट लेके सो और कल पूरा दिन मेहनत करो। इस तरह से आप जो है 26 सितंबर तक आओ, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। इसलिए मेहनत जो है वही करना हमारे पास ऑप्शन है। 10वीं 12वीं तक किताबें लेके पढ़ लो, कोई नई नई किताबें लाने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसी में सिलेक्शन, आपके पास जो है वही पढ़ के कोई टॉप करेगा, आपके पास जो है वही पढ़ के कोई फेल भी होगा। मैटर ये करता है पढ़ने वाला कैसा है, किताब मैटर कम करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत अच्छे रहना, मस्त रहना और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखना। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सभी आए और आगे जल्दी वापस अपन जो है वापस मिलेंगे।